अच्छा, जब आप डॉक्टर बन गए, फिर आप एबीवीपी में आप उधर ज्वाइन करने, तो घर वालों ने डांटा नहीं कि नहीं अब तुम अच्छे खासे डॉक्टर बन गए हो, क्यों बिना मतलब में राजनीति जा रहा, राजनीति तो बेकार चीज़ है। बस उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जो राष्ट्र समर्पण का जो भाव और बीज मुझे मिला, कि वो जो हमारा बीज गीत है ना, कि तन समर्पित मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की माटी तुझे कुछ और भी दूँ। और पीएम मोदी बॉस कैसे हैं? एक जब किसी भी आदमी को बॉस होता है, यार मेरा बॉस इतने स्ट्रिक्ट हैं, उस समय के पंचुअल हैं, ये है, लेकिन आपके लिए पीएम मोदी कैसे बॉस है? जब आप कभी इंटरेक्शन होता है या किसी विषय पर बात होती है, कैसे डील करते हैं, कैसे वो बातचीत करते हैं? एक आदर्श शिक्षक, वैसे तो बॉस, शिक्षक, गुरु एक शब्द ही ऐसा है, उसके प्रति भाव जागृत हो जाता है कि मुझे इनसे कुछ प्राप्त करना है। महेश जी, आपने जिस तरह से एज अ बॉस पीएम मोदी के बारे में किस्सा सुनाया कि किस तरह उन्होंने बिल्कुल साइलेंटली आपको बता दिया कि जी क्रांति है, वो गदर है वो। प्रधानमंत्री जी कहते थे कि जो भी कुछ करो बड़ा करो, छोटे छोटे काम मत करो, एक काम करो चले बड़ा करो। एक मजबूत विपक्ष जो है वो लोकतंत्र का बहुत ज़रूरी होता है, और जब हम लोग इस तरह सेशन ये सब बार बार देखते, तो जैसे आप संसद के अंदर मौजूद रहते हैं, तो किस तरह से वहाँ विपक्ष की भूमिका रहती है? वो लोग क्या कैसे ट्रीट करते हैं? अटल जी जिस दिन बोलते थे, सुषमा जी बोलती थी, यहाँ तक कि कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ लोग भी जब बोलते थे इंद्रजीत जी, तो उनकी बातें सुनने में अच्छा लगता। अब कई बार तो बहस का स्तर इतना नीचा होता है कि सुनना छोड़ बैठने का भी मन नहीं करता। संविधान को सा विषय बनाया जाए। संविधान कोई छोटा सा किताब का गुटका थोड़ी है जो आप लिए घूम रहे हैं, वो हमारे देश की आत्मा है, देश की। वो चीज़ें जब वो पार्लियामेंट की तस्वीरें जाएंगी जी, तो एक बहुत गलत, एक रॉन्ग मैसेज जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के विवाद में विपक्ष जो है या पक्ष, किस तरह से आप इसको देखते हैं कि क्यों ये विवाद आया? बाबा साहब संविधान के विषय में और इस देश की सामाजिक स्थिति के विषय में पूजनीय थे, पूजनीय हैं, आगे भी रहें। वन नेशन वन इलेक्शन, आप पूरी तरह से डेमोक्रेसी को चैलेंज कर रहे हैं, लोकतंत्र जो है खतरे में पड़ जाएगा। आप एक बार में सब जगह चुनाव कराएंगे, वहाँ पे आप मनमानी तरीके से वहाँ पे काम करेंगे। हरियाणा का चुनाव हुआ, अब महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, अब दिल्ली के चुनाव की तैयारी है, खत्म होते बिहार का चुनाव शुरू हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, और फिर उत्तर प्रदेश। हर वक्त देश चुनाव मोड में, आचार संहिता लग जाती, काम नहीं होते कुछ भी। तो मैं समझता हूँ गलत है, ये देश की शक्ति का वेस्टेज है। अटल बिहारी वाजपेयी जी, जब भी उनके, आज भी मैं कभी कभी ये होता है कि अगर आपको कोई सुनना है, कोई पार्लियामेंट को देखनी, तो पुरानी लगा लो। कितना बहस भी, कविता भी, साहित्य भी, सब कुछ उनसे जुड़ा हुआ। कोई अगर स्मृति आपको याद आ रही हो, कोई किस्सा सुनाना चाहे आप? अटल जी अभी मुझे पूरा डॉक्टर नहीं कहते थे, महेश भी नहीं कहते, कहो डॉक, बस इतना ही, डॉक। और सुषमा जी ने, मैंने जब ये कहा तो उन्होंने ज़रा थोड़ा तल्खी भरे, बड़ा होशियार बनना, अंतर्राष्ट्रीय स्थितियाँ, देश की स्थितियाँ समझते हो। नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। आज के नए पॉडकास्ट में हमारे साथ गौतम बुद्ध नगर के सांसद, लोकप्रिय नेता महेश शर्मा जी मौजूद हैं, और आज उनसे कुछ दिलचस्प सवाल, थोड़ी राजनीति को किनारे हट के, महेश शर्मा जी के एक व्यक्तिगत कैसा जीवन, कैसे वो अपने एक जो उनका मेन प्रोफेशन था वहाँ से निकल के और आज एक सांसद बने, सांसद की जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। इसके साथ साथ हर रोज़ सैकड़ों लोगों से मिलना, उनसे उनकी तकलीफ़ें, उनके काम। डॉक्टर हैं तो वो कभी दूर हो नहीं सकता, भले कितने बड़े राजनेता हो जाए, तो वो भी जरूरी है। इन सब चीज़ों को व्यक्ति कैसे एक समावेश करके उसको अपनी लाइफ बैलेंस करता है, उन सब कामों को आगे लेके चलता है। महेश शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है, अपने अपने व्यस्ततम समय से हमको समय दिया। सबसे पहला सवाल एक हमारे जहन में आता है कि एक डॉक्टर, एक ऐसा पेशा जिसके लिए दिन रात 24 घंटा सातों दिन सिर्फ ये होता है कि मेरा पेशेंट, एक भी पेशेंट बीमार ना हो, जल्दी ठीक हो, और
चाहे सो रहे हो, मोबाइल बज जाए, आधी रात को जाना पड़ जाए। और आज आपका ये सफ़र बतौर सांसद, एक नई जिम्मेदारी गौतम बुद्ध नगर के लोगों ने आपको सौंपी, जिसको आप निभा रहे हैं। ये आपकी लाइफ में इसको कैसे आप बैलेंस करते हैं, और कितना मुश्किल था कि एक उस प्रोफेशन से निकल के फिर एक राजनेता? देखिए, जो आपने सवाल पूछा है, ये सवाल मैं भी अपने आप से पूछता हूँ, और मेरे साथ जुड़े हुए लोग, मेरे मरीज, मेरे और सब लोग भी मुझसे पूछते थे। तो मैं उनको तो मजाक में कह देता था कि मैंने जी डॉक्टर था और अब आप कैलाश अस्पताल के डायरेक्टर बन गए और अब आप पॉलिटिशियन बन गए। तो मैं उनसे कहता था ये प्रमोशन होती है। लेकिन सच्चाई ये है कि ज़िंदगी में, दुनिया में जब आप आते हैं तो नियति है, कुछ आपका भाग्य है, कुछ आपके कर्म हैं, जिनसे आपकी जिम्मेदारियां समय समय पर बदलती रहती हैं जीवन के हर काल में। मैं जिस गांव में आता हूं, राजस्थान के उस गांव से, जहां 100-150 किलोमीटर आसपास तक कोई MBBS डॉक्टर नहीं था। गांव में वो वैद्य जी आते थे साइकिल पे, और जी मैं खुद अपनी आंखों में, मैंने 8वीं क्लास तक की शिक्षा वहीं प्राप्त की है। तो जब नहीं था तो दादाजी ने कहा, भाई मेरा ग्रैंडसन डॉक्टर बनाऊंगा इसे। वाह। उस वक्त ये नहीं कहते थे मैं बनूंगा, कहते मैं बनाऊंगा डॉक्टर। और उनकी उस भाव को मैंने समझा। कुछ मेरा रुझान भी ऐसा ही रहा। गांव में जब था तो ऐसे चिकित्सा चीज़ों की तरफ मेरा रुझान रहा, तो उसे देख के ये मन बना कि मुझे डॉक्टर बनना है। 8वीं क्लास वहाँ से करी। पिताजी, बुआ जी, ये सब लोग कानपुर में रहते थे। लगभग 26 साल तक परिवार उत्तर प्रदेश कानपुर में रहा। पिताजी का ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया, तो उनके साथ साथ मैं दिल्ली में आ गया। और 11वीं क्लास पास करने के बाद, उस वक्त प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं होते थे, तो मैं सरकारी मेडिकल कॉलेज का मैंने इम्तिहान दिया जी। और मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में MBBS एंट्रेंस एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी कॉलेज मेडिकल साइंसेज सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में मैं सेलेक्ट हो गया। 30 रुपये महीना फ़ीस थी। उस वक्त फ़ीस अगर ज़्यादा होती तो शायद हो सकता है MBBS भी ना कर पाते हम। उसमें भी शिक्षक का बेटा होने के कारण कंसेशन होता था, टीचर्स का कंसेशन, तो 11 रुपये महीना वो कंसेशन हो गया, तो हमारी MBBS भी हो गई पूरी। सफदरजंग से निकलने के बाद जगह थी कि मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ बसूँ। उस वक़्त नोएडा, ये बात है 1982 की। 1982। 1 नवंबर 1982 को मैं इस शहर में आया, इस तलाश में कि अब जब डॉक्टर बन गए हैं तो अपनी या तो सरकारी नौकरी कर, या कहीं उस वक्त विदेश जाने की, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो थे, सऊदी अरब, दुबई, इनमें जाने का मौका था, या अपनी क्लिनिक खोले। मैं स्वयं से ही कुछ ऐसे स्वभाव का था। स्टूडेंट यूनियन में मैं रहा, प्रेसिडेंट रहा। अरुण जेटली जी उस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। वहाँ से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गया मैं। और यहाँ जब मैं आया तो इसको ये सोचकर कि नई डेवलपिंग JJ कॉलोनी है, इसकी स्थिति JJ कॉलोनी जैसी थी। मयूर विहार के जब नोएडा मोड़ जिसे हम कहते थे, वो सबसे बड़ा लैंडमार्क होता था। किसी से पूछो नोएडा में कुछ नहीं होता, क्या नोएडा मोड़ पता है क्या है। वहाँ से हमारा स्कूटर होता था। आगे जब बड़ी बस की लाइट आती थी तो उसकी रोशनी में हमारे स्कूटर की लाइट डिम होती थी, तो धीरे से हमारा स्कूटर भी उसके साथ साथ चल के आ जाता था। यहाँ आए, प्रैक्टिस शुरू करी। 25 साल तक, 2007 तक मैंने अपने प्रोफेशन को, यानी लगभग 18 साल और 25 साल तक मैंने अपने प्रोफेशन को खूब मेहनत से, शिद्दत से एंजॉय भी किया, और पेशेंटों के साथ एक ऐसा रिश्ता बन गया क्षेत्र में कि चिकित्सक के नाते स्वीकार्यता भी चिकित्सक के नाते ही हुई। मुझे लगा मैं अपने क्षेत्र के रोगियों को चिकित्सा सेवा दे रहा हूँ, डॉक्टर हूँ तो वही करूँ। अब समय था कि अपने इस क्षेत्र के सम्मान के इस कर्ज को वापस करना। जब हम समाज में रहते हैं, देश में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो उन सब का एक स्वाभाविक, इसे कर्ज शब्द हो सकता है गलत हो, लेकिन कर्ज चढ़ता चला जाता है जी। यही समाज है, आपको मान देता है, सम्मान देता है, पहचान देता है, यही देश है। उसका कर्ज निकालने का अगर ईश्वर मौका दे दे, वो मौका, एक डॉक्टर होने के नाते आप बीमार पड़े त्रिपाठी जी तो मैं आपका इलाज कर दूंगा, लेकिन कोई बड़ा काम इस क्षेत्र के लिए अगर करना हो
तो उसके लिए एक बड़े प्लेटफॉर्म की ज़रूरत जरूरत है। होगी। वह प्लेटफॉर्म राजनीति का था। मेरी पार्टी ने, मेरे नेताओं ने, अटल जी इस हॉस्पिटल का उद्घाटन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, जहाँ बैठे हैं। उन्होंने मुझे मौका दिया राजनीति में आने का। मैं राजनीति में आ गया, विधायक बन गया, तीसरी बार अब सांसद बन गया। हर बार का अंतर बढ़ता चला गया। पहले 2.5 लाख से, फिर 3.5 लाख वोट से, इस बार 5,60,000 वोट से जीत हुई। उत्तर प्रदेश की पहले नंबर की जीत हो गई। पहले नंबर पे। तो ये सब विषय आते रहे और मैं अपने उस चिकित्सा पेशे को छोड़कर फिर मैंने राजनीति के प्लेटफॉर्म से कार्य करना शुरू किया। मैं ऐसे प्रधानमंत्री जिनको मैं शब्दों में परिभाषित नहीं कर सकता, एक महान व्यक्तित्व के धनी हैं वो, एक गुरु हैं, एक शिक्षक हैं, एक मतलब दोस्त के नाते क्या कहें आप उनके लिए, एक अभिभावक के नाते, एक संरक्षक के नाते, उनके साथ मुझे 4 मंत्रालयों में स्वतंत्र प्रभार मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला। ये मेरे जीवन का एक ऐसा पल था और मैंने उसको भी आनंद से जिया भी, और जो कुछ कर सकता था अपने इस क्षेत्र में, जेवर एयरपोर्ट, लेकिन ये नहीं था कि सिर्फ अपने इस क्षेत्र का जेवर। पहले बार 20 साल तक सिविल एविएशन पॉलिसी नहीं आई थी कि क्या रहेगा। सिविल एविएशन मार्केट उस वक्त बूम पर आ रहा था, उस वक्त डूबने की स्थिति थी, लेकिन आगे का भविष्य उसका उज्ज्वल। अच्छा था, खास तौर पर भारत की सिविल एविएशन इंडस्ट्री का। उसको प्रधानमंत्री जी ने सच समझा और उन्होंने सोच दी कि इस देश का आम आदमी भी हवाई जहाज से उड़े। ये मैं जब मंत्री था तो हमने कहा, प्रधानमंत्री जी, मैं अपने गांव में सपने देखता था, मेरे गांव के ऊपर से एयर कॉरिडोर था, तो उससे जहाज कम होते थे, हर 2-4 घंटे में एक जहाज ऊपर से निकलता था। तो हम लोग बच्चे लोग उसको देखते थे कि जहाज आया, आवाज़ आती थी, तो गांव में उसको हम चील गाड़ी कहते थे। चील गाड़ी गई तो जहाज उधर चला जाता था देखते हुए। ये कभी सोचा ही नहीं था कि जहाज में बैठने का भी मौका मिलेगा, और कभी ये सोचा नहीं था कि इस जहाज का मंत्री भी बनने का मौका मिलेगा। ईश्वर ने वो सब विषय भी सामने लाए और पूरे किए, और जब बने तो जेवर एयरपोर्ट की लड़ाई शुरू हुई कि साहब रोहतक जाएगा, भिवाड़ी में बनेगा या कहीं और बनेगा, फिर आगरा और के भी पास जाने का भी इसका तय हुआ। लेकिन मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसमें सहयोग किया। उस वक्त प्रदेश में हमारी सरकार नहीं थी। जब 2015 का ये विषय था, जब एयरपोर्ट की सहमति बनी, तो हमारी सरकार नहीं थी प्रदेश में। तो ये विषय आया और आगे बढ़ा। फिर वही जेवर एयरपोर्ट की पर्यावरण की फाइल भी आई, तो मैं पर्यावरण मंत्री था। तो ये भी मेरा भाग्य देखिए कि मुझे एयरपोर्ट का क्लियरेंस मिला, पर्यावरण की क्लियरेंस मिलनी थी, तो वहाँ भी मैं साथ जुड़ा रहा। और फिर हमारी सरकार आ गई 2017। योगी आदित्यनाथ जी ने इसको और नई दिशा दी, नई ऊंचाइयों पर छुआया। संस्था थी ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। उसने वार्निंग दे रखी थी कि 2023 तक दिल्ली का एयरपोर्ट चौक हो चुका होगा। उसके लिए कम से कम 10 साल पहले हमें तैयारी करनी, तो हम पहले ही लेट हो चुके थे। प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने इसको गति दी, और अब मुझे उम्मीद है अप्रैल 2025 में यह सपना साकार होगा। ट्रायल रन हो चुके हैं, सब तैयारियां हैं। प्रदेश को और देश को एक ऐसा एयरपोर्ट मिलेगा जो देश का सबसे बड़ा नहीं, एशिया का सबसे बड़ा। ये एयरपोर्ट अपने आप में संपूर्ण एयरपोर्ट है, जहां यात्री सुविधा भी होंगी, कार्गो सामान ढोने का काम भी होगा, और हवाई जहाज़ों की रिपेयर का काम भी होगा। ऐसे एयरपोर्ट्स को कंप्लीट एयरपोर्ट्स कहते हैं। बहुत बड़ी धनराशि विदेशों को जाती है हमारे यहाँ से, इसी कारण से कि हमारे यहाँ हवाई जहाज़ रिपेयर का बहुत अच्छा स्थान और बहुत अच्छी जगह नहीं है। तो मैं समझता हूँ ज़िंदगी का ये भी एक ज़रूरत पूरी हुई। 20 सालों से यहाँ एक 15-17 साल से, जब मैं सांसद बना 2014 में, तो कोई, अब तो 14 और 10-24 साल हो गए, कोई नया बिजली घर नहीं बना था। पावर जनरेटिंग प्लांट, पावर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं,
पावर जनरेटिंग। मेरी लोकसभा खुर्जा के अरनिया ब्लॉक में 13,000 करोड़ की लागत से पावर प्लांट बनना था, THDC के माध्यम से वह भी बनकर तैयार हो गया। उससे हमारे क्षेत्र की जो बिजली की ज़रूरतें हैं वो पूरी होंगी। मेट्रो का जाल आया, ग्रेटर नोएडा में कल्चरल सेंटर बना दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट के नाम। ऐसा ही एक इंडिया हैबिटेट सेंटर यहाँ बनने की तैयारी में है नोएडा में भी। सड़कों का, फ्लाईओवरों का, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ। टूरिज़्म और कल्चर मिनिस्टर रहते हुए भारत सरकार में भी मुझे बहुत कुछ करने का मौका मिला। देश भर के जो टूरिस्ट प्लेस थे, जो कल्चरल साइट्स थी, प्रधानमंत्री जी कहते थे कि जो भी कुछ करो बड़ा करो, छोटे छोटे काम मत करो, एक काम करो चाहे लेकिन बड़ा करो। आप उनकी यही सोच थी। देखिए, भारत मंडपम तैयार किया है, यशोभूमि तैयार किया है। देश के लिए वो बड़े बड़े कामों के लिए सोचते हैं। मैं उनके आदेश को समझ गया। तो चाहे ताजमहल का काम करने का तरीका हो, ताजमहल की टूरिज़्म का हिस्सा हो, गुणात्मक परिवर्तन, ई टिकटिंग से लेकर और ये सारी सुविधाएं टूरिज़्म में बढ़ी। हमारा टूरिज़्म और ट्रैवल इंडेक्स में हम लोग 45 पॉइंट जंप कर गए ऊपर। वाह, नीचे थे हम, करीबन 65वें प्लास पे थे, हम जंप कर ऊपर आए। नॉर्मल जो ग्रोथ टूरिज़्म में 4 से 6% की होती थी, हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वो ग्रोथ हुई 9 से 10-11% की भारत की टूरिज़्म इंडस्ट्री की। कोरोना काल ने भी देखा, उसमें सब कुछ ठप हो गया। तो वो सब चीज़ें देखते हुए मैं आज यहाँ हूँ आपके सामने। आपने बड़ी खूबसूरती से अपना वो पूरा बचपना और उसका हवाई जहाज़ का जिक्र करते हैं। अच्छा, जब आप डॉक्टर बन गए और फिर आप ABVP में आप उधर ज्वाइन करने, तो घर वालों ने डांटा नहीं कि नहीं अब तुम अच्छे खासे डॉक्टर बन गए, क्यों बिना मतलब में राजनीति जा रहा, राजनीति तो बेकार चीज़ है? ये डांट पड़ती थी। पड़ती ये पड़ती थी। मैंने 14 वर्षीय आयु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ज्वाइन किया था और पिताजी थे तो जो हमारे संघ के अधिकारी थे, तो वो कहते थे, पिताजी का नाम कैलाश था, अरे कैलाश जरा महेश जी को भेजना। तो उनके वो दोस्त थे तो वो कैलाश हो गए उनके लिए। हाँ। और मैं स्वयंसेवक था तो मैं महेश जी हो गया। तो मुझे भी बड़ा अटपटा लगता था। मैंने कहा पिताजी को तो कह रहे कैलाश और महेश जी को भेजना। तो ये भी ऐसी स्थितियां थी। और उस वक़्त भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय सेवक संघ, इनके साथ जुड़ना, काम करना अलग दृष्टि से देखा जाता था। बस उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जो राष्ट्र समर्पण का जो भाव और बीज मुझे मिला, कि वो जो हमारा बीज गीत है ना, कि तन समर्पित मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की माटी तुझे कुछ और भी दूँ, ये भाव बढ़ता रहा। अपनी हैसियत के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते रहे। महेश जी, जब हम लोग एक MP, एक मंत्री, लेकिन जब हमें लगता है कि एक नोएडा जैसा शहर जहाँ बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पूरा कॉरपोरेट है, यहाँ पे पूरा मीडिया इंडस्ट्री यहाँ पे है, तो यहाँ के एक प्रतिनिधि की जिम्मेदारियाँ बाकी जगहों से ज़्यादा बढ़ जाती हैं। उसके नाते आप एक नोएडा शहर के लिए इसको और सुंदर ले जाने के लिए, बनाने के लिए, और यहाँ पर एक जो यातायात की जो दिन प्रतिदिन गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं, रिकॉर्ड तोड़ गाड़ियाँ बिक रही हैं, इसको लेके हम लोग क्या सोच रहे हैं या आगे का क्या प्लान है? विनीत जी, आपने बहुत सही, ये टची पॉइंट, और ये टची पॉइंट हमारी ज्योग्राफिया की वजह से है जी। हमारी भौगोलिक स्थिति, हम तकनीकी दृष्टि से उत्तर प्रदेश में, लेकिन बॉर्डर से हमारे देश की राजधानी दिल्ली से मिलते हैं। लोगों की अपेक्षाएं वही हैं जो दिल्ली में हों, यानी अगर 100 कदम अगर आप DND को बीच में से क्रॉस कर गए तो दिल्ली में चलेगा, और 100 कदम पीछे आ गए तो आप उत्तर प्रदेश में आ गए। बदलाव लोग महसूस करते हैं। वहाँ एक चौराहे पे आपको 4 सिपाही मिलेंगे, यहाँ 4 चौराहों पे 1 सिपाही मिलेंगे। अब हालांकि बदलाव देखा है जी, पिछले 42 साल से मैं नोएडा में हूँ। अब हमने ये बदलाव देखा है, ख़ास तौर पर पिछले 5 वर्षों में जो हुआ है
ये देखने लायक है। ये क्षेत्र कानून व्यवस्था की दृष्टि से बहुत ही पीछे था, क्राइम जोन कहलाता था। ट्रैफिक कंट्रोल और ये सब किसी को ज्ञान होता ही नहीं था, कोई मानता ही नहीं था कि भी कोई नियम भी कुछ होते हैं। लेकिन अब परिवर्तन आया है। योगी जी की सरकार आने के बाद, मोदी जी की सरकार आने के बाद ये परिवर्तन हम देख रहे हैं। और लोगों की अपेक्षाएं आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र, पूरे एनसीआर क्षेत्र में लोगों के पास चॉइस है। गुड़गांव जाएं, फरीदाबाद जाएं, गाजियाबाद जाएं, साहिबाबाद जाएं। लोग नोएडा को एक चॉइस डेस्टिनेशन के रूप में, तो वो चीज़ें सब शुरुआत हो गई हैं, वो आने भी लग गई हैं। और मैं समझता हूँ उसी की वजह से आज नोएडा की स्थिति विश्व पटल पर पहचान है। आपको ये कहना नहीं पड़ता कि नोएडा कहाँ है। सर, जब हम लोग बचपन में टेलीविज़न देखते थे, जब हमको होश आया कि हाँ ये पार्लियामेंट है, ये संसद है, बड़े बड़े नेताओं को बहस करते, जैसे अटल बिहारी जी, सुषमा जी, इन सबको हमने टेलीविज़न पे देखा। और उसके बाद आज हम अभी विंटर सेशन में, आप पार्लियामेंट में थे, हम पूरे समय देखते रहे कि इस देश की जनता जो टेलीविज़न में देख रही है कि पार्लियामेंट के विंटर सेशन में क्या हो रहा है, कहीं हल्ला हो रहा है, कुछ जब देश के कोई मामले रखे जा रहे हैं या कुछ, उस पर भी बहस नहीं हो रही, उसमें भी पूरी तरह से पार्लियामेंट को बाधित किया गया। बार बार रोज़ जो है संसद की कार्रवाई, लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित, लोकसभा की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित, राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित, ये सब सुनते हैं। ये वही देश की आत्मा है, ये वही पार्लियामेंट है कि एक बच्चे को जब शुरुआत में बताया जाता है, सिखाया जाता है कि देखो यहाँ से कानून बनते हैं, पूरे देश के लोगों का भविष्य इस जगह से, इस इमारत से संवर जाता है। अगर वो बच्चा उन तस्वीरों को देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि हम कैसे एक इमारत को, जिसकी भव्यता हमने किताबों में पढ़ी, जिसकी दिव्यता हमने टेलीविज़न में देखी, वो नहीं। इस बारे में क्या कहें? देखिए, मैं आपकी पीड़ा से अपने आप को संबंधित करता हूँ। मैंने वो रूप भी देखा है। अटल जी, सुषमा जी, जेटली जी, अडवाणी जी, और भी उस वक्त विपक्ष भी उस वक्त भी था, आज भी है। लेकिन एक विपक्ष का एक रूप था, सकारात्मक रूप, रचनात्मक रूप, कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स, कि उसका आउटकम देश को मिलना चाहिए। पार्लियामेंट में खूब बहस होती है, पक्ष विपक्ष का काम ही है बहस करना, लेकिन उसको इस हद तक ले जाना कि पार्लियामेंट एडजॉर्न करनी पड़े, मैं समझता हूँ ये एक क्राइम की तरह से है। राष्ट्रहित के मुद्दों पर बहस हो, चर्चा हो, लेकिन हम पार्लियामेंट एडजॉर्न कर पार्लियामेंट के बाहर बैठे हैं। देश के कोने कोने से सांसद आते हैं, किराया खर्च होता है, समय होता है, करोड़ों रुपया संसद का बर्बाद होता है, और बहस हुई ना। बहस के जब खुले मौके, अब जैसे इस बार का सत्र चला ही नहीं, बिल्कुल नहीं चला। आखिरी में हम लोग सोच रहे थे कि सामान्यतः स्पीकर रिपोर्ट पढ़ते हैं जी, कि इतने घंटे काम चला, इतना काम किया, इतने बिल आए, इतना ये आया, और स्पीकर आए, प्रधानमंत्री जी आए, 30 सेकंड में वंदे मातरम गान हुआ और पार्लियामेंट एडजॉर्न, सेनेट आए। अब हमने सोचा कि ये क्यों किया, लेकिन सच्चाई ये थी, कुछ बताने को था ही कि हमने क्या किया। तो मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है विपक्ष का ये रवैया। कि हमारे गांव में कहते थे, जब कुछ समझ में ना आए ना, तो गाँव कहते हैं, देसी भाषा में कहते हैं, रायता बिखेर दो। रायता बिखेर दो, हाँ। तो उन्होंने कहा जब कुछ ना हो कहने को तो रायता बिखेरो, कुछ एडजॉर्न होने दो पार्लियामेंट को, ताकि कोई सुनेगा ही नहीं, देश जानेगा ही नहीं। एक मजबूत विपक्ष जो है वो लोकतंत्र का बहुत ज़रूरी होता है। और जब हम लोग इस तरह सेशन ये सब बार बार देखते, तो जैसे आप संसद के अंदर मौजूद रहते हैं, तो किस तरह से वहाँ विपक्ष की भूमिका रहती है, वो लोग कैसे ट्रीट करते हैं? देखिए, विपक्ष की वो गरिमा, वो रिचनेस, जो उस वक्त के बहस करते हम भी सुनते थे, अटल जी जिस दिन बोलते थे, सुषमा जी बोलती थी, यहाँ तक कि कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ लोग भी जब बोलते थे, इंद्रजीत जी, तो उनकी बातें सुनने में अच्छा लगता था। अब कई बार तो बहस का स्तर इतना नीचा होता है
कि वहाँ सुनना तो छोड़ो, बैठने का भी मन नहीं करता। ये पीड़ादायक है। प्रधानमंत्री जी कई बार कह चुके हैं, भाई बहस तो करो। संविधान को सा विषय बनाया गया। संविधान कोई छोटा सा किताब का गुटका थोड़ी है जो आप लिए घूम रहे हैं। वो हमारे देश की आत्मा है, देश की। उस पर बहस हुई, खुल के बहस हुई। लोग जो कहना कहो ना, यार कौन रोक रहा है, खूब कहो, लेकिन उस पर चर्चा ही ना होने देना, हुलिगनिज्म करना, वो उचित नहीं था। इस बार संविधान के लिए चर्चा के लिए पर्याप्त समय भी दिया गया, लेकिन हमने देखा कि फिर बाबा साहेब के नाम पर पूरे दिन संसद को बाधिक रहा। फिर संसद के बाहर सांसद चोटिल हुए, अस्पताल गए। वो पूरा दृश्य देख के कभी कभी एज अ पत्रकार नहीं, एज अ हिंदुस्तान के एक नागरिक होने के नाते ये पीड़ा होती है कि जब ये तस्वीरें कहीं विदेश में देखी जाएंगी, कहीं दूसरे देशों में, जहाँ की हिंदुस्तान की छवि कभी कैसी थी, आज किस तरह इस बदलाव को हम लोगों ने देखा है, हमारी पीढ़ी ने देखा है, वो चीज़ें जब वो पार्लियामेंट की तस्वीरें जाएंगी जी, तो एक बहुत गलत, एक रॉन्ग मैसेज जाता है। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के विवाद में विपक्ष जो है या पक्ष, किस तरह से आप इसको देखते हैं कि क्यों ये विवाद आया और कैसे ये पूरी देश में एक चर्चा का विषय बन गया? देखिए, बाबा साहब संविधान के विषय में और इस देश की सामाजिक स्थिति के विषय में पूजनीय थे, पूजनीय हैं, आगे भी रहेंगे। उनका राजनीतिक ढाल की तरह इस्तेमाल करना जी, कि बाबा साहब मेरे हैं, वो कह रहा मेरे हैं, मैंने ये किया। अरे बाबा साहब, मुझे ध्यान है जब मैं संस्कृति मंत्री था, प्रधानमंत्री जी का आदेश हुआ कि उनके जीवन आदर्शों को हम किस तरह से संरक्षित कर सकें। पंच तीर्थ, उनका जन्म स्थल मऊ में, उसके बाद उनकी शिक्षा लंदन में जहाँ हुई वो, फिर जहाँ उन्होंने पढ़ाई करी अपनी, फिर कश्मीरी गेट पर जहाँ उनके जीवन का अंतिम क्षण गुजरे, उन सब जगहों को एक तीर्थ और एक, अब कितना बड़ा अम्बेडकर भवन जनपद चौक पे बनकर तैयार है, उनके जीवन की शिक्षाओं के लिए हमेशा के लिए बन गया है। अब ये कंपटीशन करना, तो उनके बारे में आगे बढ़ना, करना, लिखना तो ठीक है, लेकिन अब उनकी राजनीतिक विरासत के लिए सिर्फ इस बात की लड़ाई रखना कि बाबा साहब मेरे थे। अरे बाबा साहब सबके थे भाई, बाबा साहब देश के थे, बाबा साहब मानवता के थे। बाबा साहब सिर्फ दलित समाज के लिए नहीं लिखा था उन्होंने संविधान, उन्होंने देश के लिए, 140 करोड़ देशवासियों के बाबा साहब। तो इस तरह से उनको टुकड़ों में बांटना कि मेरे थे और उसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करना उचित नहीं। इस बार एक बहुत महत्वपूर्ण मसौदा संसद में लाया गया, वन नेशन वन इलेक्शन। एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, महेश शर्मा जी इसके बारे में क्या सोचते हैं? एक देश एक चुनाव, क्योंकि विपक्ष बहुत तरह के आरोप लगा रहा है कि इसके ज़रिए आप पूरी तरह से डेमोक्रेसी को चैलेंज कर रहे हैं, लोकतंत्र जो है खतरे में पड़ जाएगा, आप एक बार में सब जगह चुनाव कराएंगे, वहाँ पे आप मनमानी तरीके से वहाँ पे काम करेंगे। लेकिन इसके पीछे जो सरकार का एक कहना है कि इसमें जो बार बार जगह जगह चुनाव कराने में पुलिस बल, पैसा, बहुत करोड़ रुपया लगता है, उसमें कमी आएगी। तो इन दोनों तबकों को देखते हुए आप व्यक्तिगत रूप से इसके बारे में, एक देश एक चुनाव के बारे में क्या कहते हैं? देखिए, मैं इस ज़रूरत को बहुत लंबे समय से महत्वपूर्ण समझता था, बल्कि अब से करीबन 2-2.5 साल पहले मैंने प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की तो मैंने कहा साहब, ये एक देश एक चुनाव का एक मुद्दा आपने बाकी सारे मुद्दों को निपटा दिया है। वन नेशन वन इलेक्शन की विषय रह गया है, 3 तलाक का विषय था, जम्मू कश्मीर की धारा का विषय था, राम मंदिर का विषय था, यूनाइटेड सिविल कोड का विषय था। ये सब विषय लगभग आपने पूरे कर दिए। मैंने कहा साहब, ये विषय रह गया है, और मैंने कहा ये सिर्फ आप ही निपटा पाएंगे, अगर इसको आपने नहीं निपटाया तो कभी नहीं निपटेगा। ये हर वक्त खुद हम लोगों को भी महसूस होता है। अब हरियाणा का चुनाव हुआ, अब महाराष्ट्र का चुनाव हुआ,
अब दिल्ली के चुनाव की तैयारी है, ख़त्म होते बिहार का चुनाव शुरू हो फिर जाएगा, उत्तर प्रदेश। हाँ फिर उत्तर प्रदेश। हर वक्त देश चुनाव मोड में, आचार संहिता लग जाती, काम नहीं होते कुछ भी। तो मैं समझता हूँ ये गलत है, ये देश की शक्ति का वेस्टेज है चुनाव। उसकी व्यवस्थाएं ढूंढी जाएंगी कि जब कोई बीच के अंदर पार्लियामेंट अगर एडजॉर्न हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए किसी कारणों से, या राज्यसभा तुम्हारे राज्य की जो हमारी विधानसभा है उनमें कुछ आ जाए, तो उसका विषय समाधान हर जगह निकाला जा सकता है। और फिर सबसे बड़ी बात है 1952 और 1957, जी, वो तो एक ही चुनाव था। एक ही चुनाव था। तो जब तब संभव था तो आज क्यों नहीं? और राष्ट्रहित की बात सोचिए ना, राष्ट्र का करोड़ों अरबों रुपया बचने वाला है, समय बचने वाला है। हर वक्त चुनावी मोड में देश रहे, ये उचित नहीं है। इसकी वजह से बहुत मैं समझता हूँ ये प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाया है ये पूरा होना चाहिए, होकर रहे। सर, एक हम लोग बड़ी बातचीतों में जिक्र किया करते हैं कि और पीएम मोदी बॉस कैसे हैं। एक जब किसी का आदमी का बॉस होता है, यार मेरा बॉस इतने स्ट्रिक्ट हैं, उस समय के पंचुअल हैं, ये है, लेकिन आपके लिए पीएम मोदी कैसे बॉस है? जब आप कभी इंटरेक्शन होता है या किसी विषय पर बात होती है, कैसे डील करते हैं, कैसे वो बातचीत करते हैं? देखिए, कहते हैं कि प्रेरक चरित्र ही प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। कोई शराबी बाप अपने बेटे को ये कहे कि तुम शराब मत पियो, ना तो उसकी बात का महत्व है और ना बेटा मानने वाला है। तो एक आदर्श शिक्षक, वैसे तो बॉस, शिक्षक, गुरु एक शब्द ही ऐसा है, उसके प्रति भाव जागृत हो जाता है कि मुझे इनसे कुछ प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करना है। और हमारे प्रधानमंत्री जी तो मैं समझता हूँ कि कौन सा ऐसा गुण है जो उनमें नहीं हो, जो एक शिक्षक में होना चाहिए, एक संरक्षक में होना चाहिए, एक अभिभावक में होना चाहिए, एक साथी के रूप में वो आपको सलाह देते हैं। और सबसे बड़ी जो उनकी खूबी है, ही इज़ अ कूल लिसनर। ये होना हमारे देश में, हमारे तो क्या समाज में एक बहुत बड़ी लोगों की कमज़ोरी है कि हम ज्ञान बांटने में लग जाते हैं, सुनना नहीं चाहते। सुनना नहीं चाहते। एग्जैक्टली, बहुत ये मिसिंग रहता है। महेश जी, आपने जिस तरह से एज अ बॉस पीएम मोदी के बारे में किस्सा सुनाया कि किस तरह उन्होंने बिल्कुल साइलेंटली आपको बता दिया कि जी क्रांति है, वो गदर है, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी, जब भी उनके, आज भी मैं कभी कभी ये होता है कि अगर आपको कोई सुनना है, कोई पार्लियामेंट को देखनी, तो पुरानी लगा लो। कितना बहस भी, कविता भी, साहित्य भी, सब कुछ उनसे जुड़ा हुआ कोई अगर स्मृति आपको याद आ रही हो, कोई किस्सा सुनाना चाहे आप। देखिए, अटल जी से एक अलग तरह का रिश्ता था। मैं राजनीति में नहीं था, मैं डॉक्टर था जी। और उससे पहले हम बच्चे थे सिंपली। एक स्वयंसेवक के नाते, एक भारतीय जनता पार्टी के समर्थक के नाते हम उन्हें प्यार से बाप जी कहते थे। और सुषमा जी का ननिहाल और मेरा ननिहाल दोनों साथ साथ है, मांदी गांव उनका हरियाणा में, दोनों साथ साथ है। तो उनसे भी एक ऐसा बड़ा प्यार का साथ, दीदी दीदी, बहन बहन, बहन जी कहते हुए, वो भी भाई की तरह से मानती थी। आज उनकी पुत्री भी मुझे महेश नहीं कहती है, डॉक्टर महेश नहीं कहती, मामा जी कहती है। आज बांसुरी मुझे मामा जी कहकर बुलाती है। अटल जी के साथ तो एक नहीं, बहुत सारे वाक़या, जरा जरा सी बातों पे हंसी मजाक कुछ भी कर लिया करते थे। वो एक अलग रूप था उनका। एक दफ़ा जब अटल जी प्रधानमंत्री थे और स्वास्थ्य मंत्री थी सुषमा जी, तो हमने कहा ये देश में जनसंख्या विस्फोट बड़ी खतरनाक स्थिति में था। तो हमने कहा साहब ये पूरे देश में बैन लगाइए कि 2 से ज़्यादा बच्चे जो होंगे तो उनको सरकारी सुविधाएं, वोट डालने का राइट, और ये जो आज जो प्रधानमंत्री मोदी जी करने जा रहे हैं कि सबको बराबरी का हक मिले, वो नहीं मिलना चाहिए। तो अटल जी अभी मुझे पूरा डॉक्टर नहीं कहते थे, महेश भी नहीं कहते थे, कहो डॉक,
बस इतना ही, डॉक। और सुषमा जी ने, मैंने जब ये कहा तो उन्होंने ज़रा थोड़ा तल्खी भरे, बड़ा होशियार बन रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्थितियाँ, देश की स्थितियाँ समझते हो? मैंने कहा कहाँ समझते हैं। मैंने कहा लेकिन अगर आप दोनों की जोड़ी ये नहीं कर पाई, आपकी एक बेटी है और अटल जी के तो फिर और कौन कर पाएगा ये काम? तो फिर बड़े छट्टे से मार के, समय करेगा। तो अटल जी का एक अलग ही व्यक्तित्व था, उनका कवि मन, उनका सादगी भरा जीवन। मैं बैठा था साथ, अटल जी के साथ में हम लोग बैठे थे ऐसे ही, तो एक सिंपल कागज के लिफाफे में कोई व्यक्ति चला आ रहा था, बोले साहब स्टेशन से सीधा आ रहा हूँ। कोई होगा, प्रिय होगा इनका। तो उन्होंने बोला क्या लाए हो? बोले बनारस से आ रहा हूँ, कचौरी लेके आया हूँ। एक ऑर्डिनरी डिब्बे में, पैकिंग भी ढंग से नहीं थी, एक ऑर्डिनरी कागज के लिफाफे में कचौरियाँ लाए और उन्होंने कहा छलाओ रखो यहाँ। कचौरियाँ रख दी गई और उन्होंने कचौरी खाना शुरू कर दी। प्रधानमंत्री सामने कचौरी आई, कोई कहेगा सुरक्षा की दृष्टि से इसकी जांच करो, हाँ, बिल्कुल, कि इसमें कुछ और तो नहीं है, और उन्होंने कचौरी खानी शुरू कर दी। तो ये एक उनका एक अलग तरह का व्यक्तित्व था। बहुत बहुत धन्यवाद महेश शर्मा जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, नवभारत टाइम्स को अपना कीमती समय देने के लिए। इस पॉडकास्ट में महेश शर्मा जी से दिलचस्प यहाँ पर किस्से अपनी राजनीति से जुड़े, अपने क्षेत्र से जुड़े, अपने लोगों से जुड़े और देश हित से जुड़े हुए तमाम विषयों पर अपनी बेबाकी के साथ में अपनी बात रखी। मुझे यानी विनीत त्रिपाठी को इजाज़त दीजिए। जल्द ही किसी नए यहाँ पर पॉडकास्ट के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।